नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब सरकार चाहती है कि कोई भी बड़ा आंदोलन ना हो। अन्ना जैसे आंदोलन की भनक सरकार को मिले उससे पहले सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार जानती है कि अन्ना आंदोलन की वजह से वो आई है। एक इतना बड़ा आंदोलन जिसने पूरे कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, बाद में साबित नहीं हुए, लेकिन मोदी की सरकार आ गई, अन्ना गायब हो गए। उसके बाद अन्ना सो गए, उठ ही नहीं रहे हैं। अभय दुबे जी ने मुझे बताया कि अब सरकार फिर से पुलिस के संग एक रिपोर्ट तैयार करा रही है कि इतना बड़ा कोई आंदोलन ना हो, क्या क्या तैयारी हो। और दरअसल नेपाल की घटना ने सरकार को डरा दिया है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत में कोई असंतोष ना हो, इसकी तैयारी पहले से की जा रही है। और एक बड़ा आरोप सामने आया है कि पाकिस्तान को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए मैच हारने के लिए। सांसद संजय राउत ने यह आरोप लगाया है। अभय दुबे जी के पास चलते हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे, धमाकेदार बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक सनसनीखेज खबर यह आ रही है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने अब तैयारी शुरू करी है कि कोई बड़ा जन आंदोलन अगर भारत में होता है तो उसको रोका कैसे जाए। दो बातें हैं। अन्ना आंदोलन की वजह से साहब लोग सरकार में आए हैं, तो जानते हैं कि ये बड़ा जब आंदोलन देश में खड़ा होता है सरकार के खिलाफ तो हुकूमतें बदल जाया करती हैं। ये बात पता है मोदी को भी और शाह साहब को भी। दूसरा, नेपाल में जिस तरह का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया सोशल मीडिया पर रोक लगाने के खिलाफ, और साहब की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, निशिकांत दुबे ने नेपाल की घटना के अगले दिन ट्वीट करके बता दिया कि हमने, संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा है कि इस तरह की सोशल साइट्स को प्रतिबंधित किया जाए, दंडित किया जाए। यानी जिस वजह से नेपाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सरकार उसकी तरफ धीरे धीरे दबे पांव से कुछ कदम बढ़ा रही है। निशिकांत जी ने, जो भाजपा के सांसद है, उन्हें खुद साबित कर दिया। अब पता चला कि अमित शाह जी भी सब रिपोर्ट बनवा रहे हैं, पुलिस से रिपोर्ट तैयार हो रही है कि अगर भारत में इस तरह का जन आंदोलन खड़ा हो तो उससे निपटा कैसे जाए, उनके लोग कौन हैं, क्या रणनीति हो। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्टेज है कि सरकार अभी से ये तैयारी कर रही है कि कोई भारत में बड़ा जन आंदोलन ना बन पाए। गांधी जी का देश है, अहिंसक तरीके से तो कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन सरकार इतना डरी क्यों है, क्या लगता है अभय जी आपको? संजय जी, ये तो अपने आप में बड़ी ही साफ बात है। कोई भी इस बात को समझ सकता है कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल, इन तीनों जगहों पर जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं वो जन विद्रोहों के जरिए सत्ता परिवर्तन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फौज ने सत्ता परिवर्तन कर दिया हो, फौज ने कू कर दिया हो, तख्ता पलट दिया हो। ऐसा भी नहीं है कि एक सरकार के एमपी इधर उधर चले गए हो, उससे सत्ता बदल गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकायदा जनता सड़कों पर निकल आई और वो तत्कालीन सत्ताधीशों के ऊपर चढ़ दौड़ी और उनके साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया। वो संसद भवन में घुस गई, वो सरकारी दफ्तरों में घुस गई, उसने तोड़ फोड़ की, उसने फाइलें जला दी, उसने तमाम हंगामा किया, उसने मूर्तियां तोड़ दी, पता नहीं क्या क्या किया। और नेपाल में वो सबसे ज्यादा हिंसक विद्रोह दिखाई पड़ा, जिसमें तमाम संसद भवन को आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, सत्ताधारी लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। हम सब लोगों ने ये नजारे देखे। तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 11 साल से सत्ता में है, ये सब देखकर काफी डर गई है। उसको लग रहा है कि जो उसके, क्योंकि जिन 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 विफलताओं की वजह से उन देशों में नौजवानों ने नाराज होकर ये कदम उठाया, उस तरह की विफलताएं तो भारत में भी मौजूद हैं। हम ये सत्ताधारी लोग माने ना माने, हम अपने मन में तो ये जानते ही हैं कि समस्या क्या है। भाई उसी तरीके से बेरोजगारी है, उसी तरीके से आर्थिक विषमता, ऊंच नीच बढ़ रही है बहुत बड़े पैमाने पर, महंगाई बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत है। और जो लोग भ्रष्टाचार करके माल कमाते हैं वो चमक दमक भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनकी बीवियों के पर्सों में नगद नगद नोटों की गड्डियां होती हैं, वो बाजारों में जाती हैं, जब शॉपिंग करती हैं गड्डियां निकालती हैं और फिर दबा दब पैसे का पेमेंट करती हैं। सब लोग देखते हैं। दिल्ली के भव्य मॉल्स में लोग एक बार खाना खाने पे 5,000 रुपया खर्च कर देते हैं, और यहाँ पे कुल मिलाकर एक परिवार की आमदनी ही 10-12 हजार रुपया होती है देश में, मतलब ये, या उससे भी कम होती है। तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि सरकार को कहीं ना कहीं बहुत डर है। सरकार को ये भी लगता है कि इन तीनों जगहों पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें अमेरिका और चीन की प्रतियोगिता है, ये भी सरकार को पता है। अमेरिका अपने समर्थक तत्वों
के साथ में अपनी साजिश करता है, चीन अपने समर्थक तत्वों के साथ अपनी साजिश करता है, और ये दोनों ताकतें जो है भारत के अंदर भी सक्रिय हैं, ये हमें भी पता है। भाई देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के चीन से भी ताल्लुक है, अमेरिका से भी ताल्लुक है। हम लोग जानते हैं कि अडानी साहब के साथ चीनी कंपनियों के साथ भी उनके ताल्लुक हैं, और अंबानी साहब के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तक से ताल्लुक हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। मतलब देश के सब बड़े सब पूंजीपति लोग स्वतंत्र हैं, कहीं से ताल्लुक, कहीं प्रतिबंध तो है नहीं, वो कहीं से भी कर सकते हैं। तो उनके जरिए राजनीति को प्रभावित किया जाता है लगातार, और वो सब हो रहा है। तो ये सब देख के ये सब लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। ये जानते हैं कि ये जानते हैं कि एक बार जब कोई इस तरह की गतिविधि शुरू हो जाती है तो वो स्नोबॉल होती है, यानी लगातार वो बढ़ती जाती है, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो पहले से जो जनता में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको और तीखा करती है। फिर एक बार उसको खुद भी देख, जैसे आपने कहा ना कि वो अन्ना आंदोलन की वजह से जो यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई है। तो इतनी बढ़ गई कि बाद में कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई कोशिश करने के बावजूद भी, और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो एक तो खतरा ये है कि अगले चुनाव में हार ना जाए। दूसरा खतरा ये भी है कि सड़कों पे कहीं नेपाल जैसे विस्फोट ना हो, क्योंकि अगर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और वो गुस्से में किसी नेता ने उसको भड़का दिया, या वो जायज कारणों से नाराज हुई, जरूरी नहीं नाजायज कारणों से नाराज हो, जायज कारणों से नाराज हुई, और उसने एकदम पता चला किसी सरकारी दफ्तर की तरफ दौड़ लगा दी, संसद भवन की तरफ दौड़ गई, तो कुछ भी अब उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। बल प्रयोग करने में लोगों की जान जा सकती है, खून खराबा हो सकता है, और ऐसे में सरकार और ज्यादा अलोकप्रिय हो सकती है। सारी दुनिया में उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, और फिर सरकार के लिए अपने खिलाफ नाराजगी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह ने जुलाई में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो आदेश दिया था, उस आदेश पे उन्होंने कहा है कि भाई इस पे सख्ती से अमल किया जाए। 2 महीने हो चुके हैं उस आदेश को दिए हुए, ढीले ढाले ढंग से पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलिए इस पे अमल कीजिए, टीमें बनाइए, रिसर्च करना शुरू कीजिए, रिपोर्ट दीजिए। अब रिपोर्ट आएगी, फिर अमित शाह बड़े साहब को दिखाएंगे, फिर दोनों मिलकर तय करेंगे कि इसके ऊपर क्या किया जाए। तो ये है इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल फोर्स भी है। वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। संघ ये मानता है कि नागरिकों को संविधान सम्मत तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। शब्दों के खिलाफ तो है नहीं, क्योंकि संविधान में इस तरह कोई पाबंदी तो है नहीं, तो वो कहते हैं भावना के खिलाफ है। दूसरे वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा के भी खिलाफ है। प्रतिरोध की राजनीति करना, भारतीय परंपरा तो सहयोग के ऊपर आधारित है, सहयोग और समरसता पे आधारित है, इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए। वोट दीजिए एक चुनाव में, 5 साल इंतजार कीजिए, फिर दूसरे चुनाव में वोट दीजिए। इसके बाद इस आपके राजनीतिक कर्तव्य की इतिश्री यहीं पे हो जाती है। तो वो जिस तरह से ये काम राष्ट्रीय संघ जब अमित शाह ने जिस तरह का आदेश दिया था, मैं मानता हूं कि संघ भी इस आदेश से खुश होगा, और वो भी सोच रहा होगा कि बिल्कुल ठीक आदेश था। इस तरह के आंदोलनों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि क्या राम जन्मभूमि आंदोलन तो 1974 के बाद चला था, तो क्या इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन की भी जांच होगी? और सवाल ये 1974 को कट ऑफ क्यों बनाया? 1974 में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ चल रहा था। उसमें तो संघ भी भागीदारी कर रहा था, उसके अंदर तत्कालीन जनसंघ भी भागीदारी कर रहा था। जरूर उस जमाने की पुलिस की फाइलों में उस आंदोलन का भी जिक्र होगा, इसीलिए उसको जांच के दायरे से निकाल लेने के लिए 1974 को कट ऑफ बनाया गया है। इससे क्या आपको लगता है कि इस तरह की बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई करने से, बहुत बड़ी तैयारी करने से क्या जन आंदोलन रुक जाएंगे? जिन लोगों को आंदोलन में सहभागिता करनी है, जो इन विषमताओं को दूर करना चाहते हैं, जो समाज में आर्थिक भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, वो जो अहिंसक तरीके से सड़कों पे आना चाहते हैं, इस तरह के कानून से, इस तरह की सरकार की तैयारियों से वो खौफ में आ जाएंगे, वो डरेंगे, वो आएंगे नहीं कुछ सड़कों नहीं पर। होगा। मैं तो मानता हूं कि कुछ नहीं होगा, इससे कोई एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होगी। बजाय इसके कि अमित शाह इस रपट के आधार पर जो कार्रवाइयां करेंगे, जो रोकें लगाएंगे, जो प्रतिबंध लगाएंगे, जो बैरियर खड़े करेंगे आंदोलनों के रास्ते में, उससे जनता की नाराजगी और बढ़ेगी। लेकिन उन सत्ताधारियों को जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है, इस बात की चिंता नहीं होती है,
वो सोचते हैं कि कहीं वो ऑफ गार्ड न पकड़ जाए, मतलब वो बिल्कुल बेभूल बैठे रहे और उनके खिलाफ कोई गतिविधि होनी शुरू कर दे। इसलिए वो आंदोलनों से होने वाले नुकसान को कम से कम न्यूनतम करने के लिए तो कमर कसना चाहते हैं ना अपने। भाई वो अगर अगर उन्हें एक पैटर्न पता लग जाएगा 74 के बाद हुए आंदोलनों में कि इन इन वजहों से ये किस्म की गतिविधियां होती हैं, तो हो सकता है कि कुछ वो जुगाड़ करें, कुछ तिकड़म करें, कुछ निकालें, हैं? क्योंकि ये लोग तो कानून और उसके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कानून की जो व्याख्याएं होती हैं, उनको तोड़ने मरोड़ने में माहिर हैं। अब जैसे कि राज्यपाल राज्य सरकार का जो कानून है उसको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, उसमें केंद्र सरकार ने आदेश क्या, तर्क क्या दिया है, सोचिए जरा इस बात पे। उन्होंने ये तर्क दिया है कि क्या राज्यपाल राज्य सरकार की रबर स्टैंप है, ये तर्क दिया है केंद्र सरकार ने। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल की जो हैसियत है, वो हैसियत औपचारिक और शोभा प्रतिष्ठा की हैसियत है। उसको रबर स्टाम्प कहना संविधान ने उनको जो एक हैसियत दी है, उसका अपमान करना है। राष्ट्रपति को भी रबर स्टाम्प कहा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प नहीं कहा जाता। उनकी हैसियत प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक लोग रबर स्टैंप नहीं होते। लेकिन सरकार अपने पक्ष में तर्क को तोड़ने मरोड़ने के लिए उनका वकील इस तरह की दलीलें भी देता है। सरकार कुछ भी करने में हिचकती नहीं है। अपने पक्ष में अदालत में कोई तर्क देना हो तो कुछ भी कह सकती है वहां। इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कानून में कोई तिकड़म निकाल सकते हैं, कोई नया कानून पास करने की कोशिश कर सकते हैं, नया अध्यादेश ला सकते हैं, या कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना सकते हैं, ऐसा एसओपी बना सकते हैं जिनके तहत रैलियों की इजाजत लेना, धरनों की इजाजत लेना, जुलूसों की इजाजत लेना बहुत मुश्किल हो जाए। तरह तरह की अंडरटेकिंग, तरह तरह की शर्तें रख सकते हैं। आप ये बताइए इसके लिए आपके पास पैसा कहां से आया, इस तरह बहुत सारी बातें ऐसी पैदा कर सकते हैं जिससे लोगों के लिए दिक्कत हो जाए और लोग कहें अगर हम आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को कभी ये लोग गैर कानूनी घोषित कर देंगे। आंदोलन करना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उसको सरकार इस तरह की परिस्थिति बना सकती है कि आंदोलन करना अपने आप में गैर कानूनी हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभय जी, एक चीज और कि आपने अन्ना आंदोलन बड़ा करीब से देखा था, कवर किया था, लिखा था उस पे। आप मानते हैं कि ये अन्ना आंदोलन के पीछे संघ का हाथ था, कोई साजिश थी कांग्रेस के खिलाफ? क्योंकि जो आरोप थे वो बाद में वो फ्लॉप हो गए, गलत साबित हो गए कि कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम। तो अन्ना आंदोलन जो पैदा हुआ था वो एक प्लानिंग के तहत पैदा हुआ था, एक साजिश के तहत पैदा हुआ था, क्योंकि अन्ना तो गायब हो गया, बोलती नहीं है कुछ भी देश के मामलों पे। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा जायज सवाल है। हम लोग उन दोनों टीवी के ऊपर बहसें हुआ करती थी, उनमें जम के कांग्रेस की धुलाई किया करते थे, उससे बीजेपी वाले हम लोगों की बात से बड़े खुश होते थे। हमें शाबाशियां मिलती थी बीजेपी वालों की तरफ से और हमें मिठाइयां खिलाई जाती थी। उन्हें लगता था कि हमारा ही बंदा है। अच्छा, ये उन्हें बाद में झटका लगा जब हमने उनकी सरकार बनने पर उसकी आलोचना शुरू कर दी, तो वो बड़े 5-6 महीने तक तो समझ नहीं पाए कि मामला क्या हुआ। बहरहाल बाद में उन्हें पता लग गया कि ये उनका बंदा, ये उस वक्त जो बोलता था, ये हमारा बंदा नहीं था। देखिए, अन्ना आंदोलन में कई तरह की शक्तियां सक्रिय थी। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय था, अन्य हिंदुत्ववादी शक्तियां भी सक्रिय थी, जैसे कि बाबा रामदेव। उनका, मैं मानता हूं कि उस आंदोलन के पीछे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे बाबा रामदेव सबसे पहले सक्रिय होकर जुड़ गए थे उसके साथ में। यानी बाबा रामदेव पहली ताकत थे जो उसके साथ जुड़े। जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ बाबा रामदेव जुड़े, उसके बाद में मुझे लगता है कि संघ ने और उसके विवेकानंद फाउंडेशन ने इसका महत्व समझा और वो भी उस आंदोलन में हस्तक्षेप करने लगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल थे, ये भी इस आंदोलन जुड़ा हुआ था, लेकिन जितनी भी ताकतें उस आंदोलन जुड़ी थी, उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन सबसे छोटी ताकत था, सबसे कमजोर ताकत था अगर देखा जाए। ज्यादा बड़ी ताकतें ये थी, विवेकानंद फाउंडेशन, ज्यादा बड़ी ताकत थी रामदेव, बाबा रामदेव, ज्यादा बड़ी ताकत, ये ताकतें ज्यादा बड़ी थी। तो इसमें कई तरह की ताकतें सक्रिय थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वाधिक सुसंगठित थे, उनकी गतिविधियां हमेशा बड़े सोचे समझे नियोजित तरीके से
होती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उस आंदोलन को अपने पक्ष में हड़प लिया और उस आंदोलन का जो राजनीतिक लाभ था वो राष्ट्रीय पैमाने पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस उसका सामना ठीक से बुद्धिमानी से नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस उसका धैर्य और बुद्धिमानी से सामना करती तो शायद कांग्रेस को इतना राजनीतिक नुकसान नहीं होता जितना राजनीतिक नुकसान हुआ। शुरू में मनीष तिवारी वगैरह से जो प्रवक्ता थे कांग्रेस की जो गलतियां हुई उससे अन्ना हजारे जैसे आदमी को जो वास्तव में एक छुटभैया था, अन्ना हजारे को मैं छुटभैया बोलता हूँ, अब छुटभैया था भी, मतलब है एक छुटभैया था, उसको एक राष्ट्रीय आभा प्राप्त हो गई। वो अनशन करने में उस्ताद थे तो अनशन करना शुरू कर दिया, उसके इर्द गिर्द एक तरह का माहौल बनता चला गया। और बाबा रामदेव ने भी उस माहौल का लाभ उठाना चाहा लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। एक राजनीति करने वाले में जो हिम्मत होनी चाहिए, जो जुर्रत होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं थी। इसलिए वो रामलीला मैदान से रात में स्त्री का वेश बनाकर भागे और उसके साथ ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया बाबा रामदेव का। लेकिन उनकी जो एक औद्योगिक घराने में बदलने की महत्वाकांक्षाएं थी वो बनी नहीं और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई उस सरकार ने उनको बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया। ये बात ठीक है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर झटका दिया है, कुछ प्रावधान हटा दिए हैं। सुनवाई तो लंबी चलेगी लेकिन मुस्लिम पक्ष ने खुशी जाहिर करी है कि शुरुआत हुई हमारी बात मानने की। सरकार को लगता है कि अब अध्यादेश लाएगी या कोई और रास्ता निकालेगी इस पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में कुछ प्रावधानों को हटा दिया है। मुस्लिम पक्ष को लगता है कि उसकी बात मान ली गई है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्दी ही कोई समाधान अपनी तरफ से लेके आएगा। सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है कि जिन मामलों की हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र के हित में जल्दी फैसला हो, उसमें बहुत बहुत देर लगती है। अब वक्फ का मामला कब से लंबित है और छोटे छोटे फैसले देने के लिए, छोटे छोटे मामलों में निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबा लंबा समय लेता है। आप एसआईआर वाले मामले को देखिए, उसमें तो पहली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट को ये 2 टूक आदेश दे देना चाहिए था कि इसमें आप आधार कार्ड शामिल कीजिए। महीनों से सुनवाई चल रही है, कभी सुझाव की शक्ल की दी जाती, कभी कुछ दी जाती, अब जाके कहीं जाके उन्होंने आधार कार्ड को पे ठोक के उन्होंने अपना आदेश दिया। अब आप इसमें खुशी मनाते रहिए, फायदा क्या हुआ? क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, वो केवल आधार कार्ड को प्रमाण पत्र में शामिल करने तक ही सीमित रहनी चाहिए थी। ये तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। मैं तो नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो पहले ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को कर देना चाहिए था। ये करने की बजाय वो इसी के ऊपर धीरे धीरे करके मामला खींचता रहा। अब वो जब आदेश देगा अपना पता लगा, तब तो एसआईआर पूरी हो गई, तब तक पता लगा एसआईआर तो पूरी होने के लिए जा रही है, उसके बाद चुनाव हो जाएगा, दूसरी जगह पे एसआईआर शुरू हो जाएगी। तो ये सब मिला के जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भरता है वो हम लोगों की, ये बहुत दयनीय किस्म की निर्भरता है। मैं ये मानता हूँ ये बहुत पैथेटिक है। ये इससे मैं बहुत कोई खुश नहीं हूं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में लोकतंत्र के सारे अंडे नहीं रख सकते। कभी हो सकता है कि उन अंडों में से चूजे नहीं निकलेंगे, हो सकता है वो टोकरी गिर जाए और सारे अंडे फूट जाएं। इसलिए हम लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अब 7 अक्टूबर को डेट लगाई है कि पूरे भारत में जो एसआईआर कराने की प्लानिंग है, 7 अक्टूबर को फाइनल शायद डिसीजन आ सकता है। क्या लग रहा है, क्या डिसीजन आएगा? भाई, जब वो बिहार में एसआईआर जो कराई गई है उससे सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। अब हम और आप तो कोई बहुत कानूनदा नहीं है। आप 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, पढ़ लीजिए। उसमें एसआईआर का कहां जिक्र है? उसके अंदर उसमें इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र है, एसआईआर का तो नहीं है। देश में तो कभी आज तक एसआईआर हुई नहीं। 2003 में जो हुई थी वो एसआईआर नहीं थी, वो आईआर थी। लेकिन इन सब की वो कोई परवाह नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। पता नहीं कैसे मुकदमा चल रहा है, पता नहीं किस तरह वहां दलीलें दी जा रही हैं। मैं तो नहीं सहमत हूं इस पूरी प्रक्रियाओं से। मुझे तो नहीं लगता कि 1960 के लोक प्रतिनिधित्व कानून की रोशनी में ही इन तमाम बातों के ऊपर गौर किया जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं और मेरी राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती, लेकिन मेरे अंदर एक पॉलिटिकल कॉमन सेंस है। एक राजनीतिक सामान्य ज्ञान के तहत, एक राजनीतिक समीक्षक के तहत मैं कह रहा हूं कि इस मसले के ऊपर फटाफट
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए था, और वो केवल आधार कार्ड तक सीमित रहने की बजाय एसआईआर के जो दूसरे विवादित पक्ष हैं उन सबके ऊपर फैसला आना चाहिए था। ऐसे तो वो कब से सुनवाई कर रहा है, अक्टूबर में कर दी गई, तब तक वो दूसरे प्रदेश में एसआईआर शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग तो दूसरे प्रदेशों में एसआईआर शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, उसने मीटिंग भी सब कर ली है अपनी। वहां बिहार के जो चुनाव आयुक्त हैं, जाके उन मीटिंग में उन्होंने पीपीटी भी किया कि हमने ये बहुत तीर मारे हैं बिहार में। अब कहा गया इसी तर्ज पे सारे देश में एसआईआर होगी, वो तो पूरी तरह होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर? बिल्कुल ठीक बात है। उधर कांग्रेस जो है वो वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान देश भर में चलाने जा रही है। आपको लगता है कि इस हस्ताक्षर अभियान में कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, इस प्रकार के अभियान तो चलाने ही पड़ेंगे। सवाल यह है कि वोट चोरी के प्रश्न पर आप एसआईआर को रोक नहीं सकते, ये तो तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर रोकने के लिए तैयार नहीं। एक ही तरीका था एसआईआर को रोकने का, तो सरकार आपकी बात मान जाती, सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। सुप्रीम चुनाव आयोग आपकी बात मान जाता, चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानेगा। तो अब क्या सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट रोक देता है एसआईआर को, सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर को नहीं रोकेगा, ये भी तय हो गया है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि आप जनता की अदालत में जाएं, जनता को अधिक से अधिक शिक्षित करें, अपनी बात जनता के सामने रखें और उसको अपनी बात से मुतासिर करें, अपनी बात समझाएं कि सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, इससे आपके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो उसके यही तरीके होते हैं, जनता के बीच में आप जुलूस निकालें, आप उनके बीच में रोड शो करें, आप यात्राएं निकालें जो बिहार में की गई और भी जगह की जाएगी, आप हस्ताक्षर अभियान करें, आप उनके बीच में पर्चे बांटें, आप पुस्तिकाएं बांटें, आप उनको स्लाइड शो दिखाएं, उनके बीच में यूट्यूब पे उसकी तरह तरह का प्रचार करें और तरीके आजमाएं। यही तरीका है इसका। उधर पाकिस्तान के संग क्रिकेट मैच को लेकर नया नाटक है। मैच खेलेंगे लेकिन इधर जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त लोग भी नाराज हो गए कि तमाशा क्या चल रहा है, इधर पाकिस्तान का इतना विरोध, उधर मैच खेला जा रहा है क्योंकि पैसे का बहुत लेन देन है। तो एक नया ड्रामा किया, हाथ नहीं बुलाएंगे साहब, टीम मैच खेलेगी लेकिन हाथ नहीं बुलाएंगे, नई नौटंकी देखी। और गोदी मीडिया इसको लेके बड़ा महिमा मंडन कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया, हाथ नहीं बुलाया। अरे भैया जब मैच खेल ली है तुमने, हाथ बुलाने से क्या फर्क पड़ जाता? कोई हाथ भी ना मिलाएगा। ये जो दलील है ये हास्यास्पद है। जो लोग नाराज लोग हैं, एक शेर सुना दूं, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलो। संजय राउत ने कहा है, बहुत जबरदस्त आरोप लगाया, ने कहा मैच फिक्स था, पाकिस्तान को 1000 करोड़ रुपए दिए गए, 1.5 लाख करोड़ का जुआ हुआ, पाकिस्तान को 1000 करोड़ रुपए दिए गए, मैच फिक्स था। ये सांसद संजय राउत का बयान है। इस नाटक के पीछे क्या हजारों करोड़ लाखों करोड़ का खेल था? नहीं, क्रिकेट में तो खेल लाखों हजारों लाखों करोड़ का ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जहां तक संजय राउत ने जो कहा है, अब तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में अपनी बात कह दी है। हाँ। अब कायदे से अमित शाह के लड़के को चाहिए, जय शाह को चाहिए कि वो या तो संजय राउत के ऊपर मुकदमा कर दे, या फिर वो सरकार से कहे कि संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। वो उनको अब तो जो बीसीसीआई है और आईसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी है, उसको चाहिए कि थाने में जाए और एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर रिपोर्ट लिखाए उनके खिलाफ। होना तो ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ये। और इससे अगर संजय राउत ने गलत आरोप लगाया है तो वो माफी मांगेंगे, और अगर उन्होंने गलत आरोप नहीं लगाया है तो वो एक आध कुछ प्रमाण पेश करेंगे, हम लोग फिर उसमें चर्चा करेंगे। मोदी जी को ये कहना चाहिए कि ये बात ना समझ में आने वाली है कि वो आरोप भी लगाते रहे और ये मैच भी खिलवाते रहे। मोदी जी कहेंगे अब कि मेरी रगों में सिंदूर नहीं, अब क्रिकेट दौड़ रहा है। अगला डायलॉग ये होगा। अभी तक था कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। ये सोचिए कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो गया जी में जाकर अपनी माँ का पिंडदान करेगा। आप सोचिए, गया जी में कोई एक दिन में पिंडदान होता है? उसके लिए पहले बनारस में जाना पड़ता है, वहां पूजा करनी पड़ती है, आपको सिर उठवाना पड़ता है और फिर जाके वहां पे उसमें समय लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये केवल चुनाव जीतने के लिए, नाटक करने के लिए अपनी माँ को लाए हैं बीच में, वहां पे पिंडदान करके ड्रामा पूरा करेंगे। जो सरकार इस तरह की हो वो कुछ भी कर सकती है। आप सोचिए किस हद तक मामला चला गया है।
तो बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।